Please introduce yourself, Anuradha. सर मेरा नाम अनुराधा है, मैं ब्लैंक शेयर कम्युनिटी से हूँ। मेरी स्कूलिंग मेरे गांव से हुई है और मेरी ग्रेजुएशन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हुई है और मेरी मास्टर सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री फ्रॉम एमयू और सर मेरी हिस्ट्री एंड एजुकेशन एंड जर्नलिज्म एम्ब्रॉयडरी मेरी हॉबीज है। अनुराधा, ये बताइए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में? सर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी वोटिंग हुई है तो सर सबकी जिसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है उसी को विनर मान लिया जाता है। उसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं होता कि मोर देन 50%। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या क्या काम है? सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम है कि फर्स्ट तो सर इलेक्शन कराना, जनरल इलेक्शन और सारे जो स्टेट्स हैं उनके सामने की इलेक्शन कराना। सर इसके अलावा जो हमारी मतदाता सूची होती है उसको तैयार करना और पूरा जो इलेक्शन सिस्टम हो रहा है सो उसको मैनेज करना, गाइड करना और जो एमसीसी है आदर्श आचार संहिता उसको लागू करना और सर इसके अलावा कैंपेनिंग करना, कैंपेनिंग कराने में जो रूल रेगुलेशन होता है उसको करना। वोटिंग राइट कौन सा राइट होता है? सर जो वोटिंग राइट है आर्टिकल 326 के अंतर्गत वयस्क जो भी अधिकार होता है बट सर अगर बात की जाए कि कौन सा राइट होता है वोटिंग राइट तो सर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। कौन से केस में? सर इस केस में अभी रिकॉल कर रहा हूँ। कोई नहीं। अच्छा, ईपीएफओ और ईएसआईसी में क्या डिफरेंस है? सर ईपीएफओ में देखा जाए तो बहुत काफी ब्रॉड टर्म है, इसमें से सोशल सिक्योरिटी की बात आती है और अगर हम ईएसआईसी की बात करते हैं तो मेनली फोकस करता है सिकनेस मेडिकल सिक्योरिटी पर। तो ये इसका मेजर डिफरेंस है और अगर से इसके प्रोविजन की बात करें तो इसमें जो ईपीएफओ है उसमें अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट है उसमें 20 मेंबर्स हैं और जिनका जो वेजेस है लेस देन इक्वल्स टू 15,000 है बट सर अगर हम ईएसआईसी में देखते हैं तो सर वहाँ पे जो मिनिमम वेजेस है वो 21,000 है और जो नंबर ऑफ वर्कर्स की जो संख्या है वो इससे डिफरेंट है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी और सर ग्रेविटेशनल फोर्स का मीनिंग होता है कि जो ग्रेविटी है सर जो फोर्स का माध्यम है वही ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और सर ग्रेविटी का अगर कोई भी चीज सर जो उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करती है वो ग्रेविटी होती है। अच्छा, हिस्ट्री से एमए किया है आपने? yes. मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब जब मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो रही होती है और मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रही होती है इंडिया में, उसमें क्या सिम्टम्स हम देखते हैं जिससे हम ये आइडिया लगा पाते हैं कि अब मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो रही है और मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है? सर फर्स्ट मैं बताना चाहूँगी गवर्नेंस के लेवल पे कि जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री थी उसमें सर जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर था वो डिफाइन था, एक राजा था, किंग था, उसी के अंदर सारी पावर आती थी सर। बट मॉडर्न इंडिया जब हम बात करते हैं तो सर वहाँ पे कोई भी डिफाइन जो ब्रिटिश रूल आया उसमें डिफाइन पावर नहीं थी और सर जो विदेशी जो लोग थे वही इसमें शासन कर रहे थे फर्स्ट। सेकेंड है सर कि इसमें सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस देखे जाते हैं। जब हम मेडिवल इंडिया की बात करते हैं तो सर लोग इतने अपने राइट्स की, ड्यूटीज के प्रति, सोशल जस्टिस के प्रति इतना अवेयर नहीं थे, सोशल राइटों वगैरह नहीं होते थे। बट सर अगर मॉडर्न इंडिया बात करते हैं जब हमारा शोषण हुआ तो शोषण होने के बाद में सर कोई भी होता है तो अपने अधिकार के प्रति जो जान सकता है तो सर उसमें अवेयरनेस आती है। तो सर जितनी भी हमारी मॉडर्न वैल्यूज होती हैं वो सारी इसमें इंक्लूडेड होती है मॉडर्न इंडिया। कब से आप मानते हैं मॉडर्न इंडिया की बिगनिंग को? सर हिस्टोग्राफी में सर माना जाता है 18th सेंचुरी से ही माना जाता है बिगनिंग। कुछ स्पेसिफिक बताइए, कौन सी ऐसी बड़ी घटना है जिससे ये माना जाता है कि अब मॉडर्न इंडिया की नींव पड़ चुकी है जहाँ से हम देखते हैं? यस सर अगर हम इसको वर्टिकल लाइन में डिफाइन किया जाए कि मॉडर्न इंडिया कब से होती है तो मुझे लगता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी सबसे तो पीक पे पहुंच गया था। बट जो क्लासिक का युद्ध हुआ था सबसे स्टार्टिंग मानते हैं कि मॉडर्न इंडिया स्टार्ट।
इम्पेरियलिज्म को इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में समझाइए 20th सेंचुरी में। सॉरी सर। इम्पेरियलिज्म के प्रोसेस को, इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म को समझाइए 20th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में। सर इम्पेरियलिज्म इकोनॉमी का मीनिंग होता है कि वो एक साम्राज्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं और उनका जो ओरिएंटेड मेन गोल होता है वो होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट करना और दूसरों का शोषण करके अपना प्रॉफिट करना। और सर उनका जो मेन उद्देश्य होता है अपनी जो विचारधारा है, अपनी गवर्नेंस है, अपने जितने भी आइडियाज है उसे थोपना। और सर फोर्थ होता है कि जो उनका मार्केट है उस मार्केट में अपनी जो रॉ गुड्स है उनको लेना और अपना जो सामान है उसको डंप करना। लेसेस-फेयर का कॉन्सेप्ट बताइए। सर लेसेस-फेयर जो इकोनॉमिक टर्म्स में यूज किया जाता है। लेसेस-फेयर सर आई एम नॉट श्योर। अच्छा, किसी भी जैसे हम फैक्ट्री में लेबरर्स के सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं तो उसमें एक एलिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है। क्या है वो कॉन्सेप्ट? सर एलिनेशन का कॉन्सेप्ट मैंने मार्क्सिज्म के संदर्भ में पढ़ा है अभी तक। एलिनेशन जब होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो जो काम कर रहे होते हैं उन्हें उनका वेजेस नहीं मिल पाता, जो एक फेयर वेजेस या लेवल वेजेस होता है। तो सर वो दो तरीके का एलिनेशन की बात की कि तो उनका जो इंस्टीट्यूशन जो फैक्ट्री में काम करे वहाँ से एलिनेशन हो जाता है। एक उनका सर सेल्फ एलिनेशन भी हो जाता है, अपने आप से बिल्कुल अलगाव हो जाता है। उनका सिर्फ उद्देश्य मतलब एक मशीन की तरह काम करते हैं, उनके अंदर कोई भी लगा भावना या कोई दायित्व की भावना या अपने काम के प्रति समर्पण सारी वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को बताइए। वेलफेयर सर अगर वेलफेयर के कॉन्सेप्ट की बात की जाए इंडिया में तो हमारा वेलफेयर कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से रहा है। हमने डीपीएसपी को इसके लिए अडॉप्ट किया था और सर उसका फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्टिकल्स की बात करके वेलफेयर से होता क्या है? सर वेलफेयर का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं नागरिक सिटीजंस हैं उनका इकोनॉमिकली, उनका एजुकेशनली, उनका सोशली, उनका हेल्थ में, इंश्योरेंस, पेंशन, सर उनका वेलफेयर की वो एक ह्यूमन राइट्स उनको मिलने चाहिए एज अ ह्यूमन। उनको प्रॉपर शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। इसके अलावा सब उन्हें कैसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए इकोसिस्टम की, वो अपने आप एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके और नेशन बिल्डिंग में अपना पार्टिसिपेशन दे सके। कैपिटल गेन क्या होता है? सर कैपिटल गेन का मीनिंग होता है कि जब हम कोई भी कैपिटल एक जगह से सर फॉर एग्जांपल कि हमने कुछ भी चीज़ खरीदी और फिर हम उसको सेल कर रहे हैं तो उसमें जो हमने खरीदा उससे जो हमारा प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन होता है। ट्रेड यूनियन और लेबर यूनियन में क्या डिफरेंस है? सर ट्रेड यूनियन डिफाइन करता है वर्कर्स के लिए और ट्रेड यूनियन लेबर यूनियन ओके सर। सर ट्रेड यूनियन लेबर्स को वर्कर्स को ही ऑर्गेनाइज तरीके से डिफाइन करता है ट्रेड यूनियन। और सर वर्कर जो यूनियन होता है सर वो इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता और उसमें सर उसके रूल रेगुलेशन डिफाइन नहीं होते सर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। बट सर मैं इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहती हूँ। अच्छा, गीग इकोनॉमी के बारे में? यस सर गीग इकोनॉमी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है अगर इसको डिफाइन किया जाए तो अस्थायी जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं और जो एक ट्रेडिशनल वर्कर और जो एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इसमें नहीं होता है। और सर इसके जो प्रोविजंस होते हैं मिनिमम वेजेस के, वर्किंग कंडीशंस के, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के, वो इसमें डिफाइन नहीं है। सपोज कीजिए कि मिठाई की दुकान है, उसमें एक हलवाई है और उसको उस दिन का मेहनताना नहीं देके 1 महीने का काम करा के यदि दुकानदार ने हटा दिया, अब वो अपना फरियाद लेके कहा जाएगा, कंप्लेंट कहाँ करेगा? सर अगर इसकी बात की तो सर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया क्योंकि उनके बीच में सर एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि उन्होंने क्या उनकी कंडीशंस रखी थी वर्किंग कंडीशंस। तो सर डायरेक्ट तो वो किसी के पास नहीं जा सकते बट सर एक पोर्टल है ई श्रम पोर्टल, अगर उन्हें वहाँ पे रजिस्टर करा रखा है तो सर उसके माध्यम से मुझे लगता है आई थिंक कि वो जो वर्क यूनियन की हम बात करते हैं वहाँ पे वो जा सकते हैं क्योंकि सर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। गिग इकोनॉमी का एग्जांपल है सर। मूनलाइटिंग किसको बोलता है? मूनलाइटिंग लाइटिंग जो मूनलाइटिंग सर मूनलाइटिंग ज्योग्राफी की टर्म्स नहीं, इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है।
प्रोविडेंट फंड पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है? सिर्फ डिसाइड करने के लिए उसमें जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट है और उसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मैनेजमेंट कमेटी है उनकी सर एनुअली बैठक होती है, हर 5 साल में उसको डिफाइन किया जाता है और सर इसके प्रोविजंस बताएं डिफाइन करने के। तो सर इसमें इन्फ्लेशन को देखा जाता है कितना चल रहा है, इसके साथ साथ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए आरबीआई कौन से मेजर्स अपनाती है? सर रेपो रेट के माध्यम से सर रेपो रेट को बढ़ा सकते हैं अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है और सर इसके अलावा सर जो हमारी लिक्विडिटी है मार्केट में उसको कम करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है पैसे की तो वो उसके मदद से खरीद के दे सकते हैं। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबीज है स्ट्रीट चाइल्ड एजुकेशन, अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाना और सेकंड है सर जर्नलिज्म पढ़ाना। अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम का नाम बताइए। सर फर्स्ट तो है कि सर छात्रवृत्ति योजना है, बाल छात्रवृत्ति योजना। कोई स्पेसिफिक स्कीम बताइए अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए। छात्रवृत्ति तो बहुतों के लिए होता है। सर एक पेंसिल पोर्टल है, पेंसिल पोर्टल में सर जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है और उनको बहुत सारे कोई स्कीम का नाम बताइए, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। सर स्कीम स्पेसिफिक तो मुझे याद नहीं आ रही, वैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जैसे हम पीएम श्री जो स्कूल्स चल रहा है उसके माध्यम से गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है और सर इसके अलावा जो माउंटी श्री जो स्कूल का जो कॉन्सेप्ट था उसको सर रिवाइव किया जा रहा है क्योंकि सर वो अनप्रिविलेज्ड बच्चे थे उन्हीं के लिए था और सर इसके अलावा बहुत सारी इनोवेटिव स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट। जरदोजी एम्ब्रॉयडरी में आपका इंटरेस्ट है? जरदोजी एम्ब्रॉयडरी के लिए किसी फेमस महिला का नाम बताइए जो इनका संबंधित से। सर अभी एक पद्मश्री पुरस्कार मिला है और सर उनका नाम है बेहतरीन बीबी करके बेहतरीन बाई उनका नाम है सर। बेहतरीन बाई कंफर्म है? सर थोड़ा सा इधर-उधर हो सकता है बट सर उन्हें पद्मश्री मिला है इसी काम के लिए सर मुझे पता नहीं। ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर बुलंदशहर। बुलंदशहर। वहाँ के किसी फ्रीडम फाइटर का नाम जानती हैं? फ्रीडम फाइटर के सर और सर बलिदान सिंह थे जिन्होंने 1857 में ब्रिटिश को रिप्रेजेंट किया था। बलिदान सिंह। कोई साहित्यकार, लिटरेचर किसी को? सर ज़ियाउद्दीन करनी थे सर। एडमिशन में क्या सब्जेक्ट रहा है आपके? सर फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा, लेबर लॉस को लेके क्या स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बना सकती है? यस सर, क्योंकि सर लेबर जो विषय है वो कंकरेंट लिस्ट है, तो इसमें सेंट्रल और स्टेट्स गवर्नमेंट कोई एक ऐसा कानून बताइए जो आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हो। सर कानून तो नहीं बनाया था बट सर अभी जो कोविड-19 हुआ था तो उसमें जो जितने भी वर्कर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पोर्टल बनाया था वहाँ पे। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को डिफाइन कीजिए। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सर एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें जो वर्किंग कंडीशन होती है और जो एम्प्लॉयमेंट के बीच का जो ट्रेडिशनल रिलेशन होता है वो उसमें नहीं होता है। इसके अलावा सर उसमें मिनिमम वेज कोई डिफाइन नहीं होता है और सर वो उनका जो एक्कोमोडेशन होता है वर्कर्स का वो भी डिफाइन नहीं होता है और सर इसके अलावा जो फीमेल वर्कर्स हैं उनकी जो मैटरनिटी बेनिफिट जो उनके इंसेंटिव्स मिलने चाहिए वो भी उनको नहीं मिलता है सर। ये पैटर्निटी बेनिफिट के बारे में बताइए कुछ। सर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में पैटर्निटी कुछ है मैंने। पैटर्निटी यस सर पैटर्निटी बेनिफिट्स में 12 वीक्स का उनको अवकाश मिलता है अगर वो पिता बनते हैं। सर ये काफ़ी अच्छा है इसलिए क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है उसमें जेंडर न्यूट्रलिटी और जेंडर गैप कम करने की बात की जाती है। इसके अलावा सर जो ये एक जो जेंडर न्यूट्रल बजट क्या होता है? जेंडर न्यूट्रल बजट सर एक ऐसा बजट जिसमें एक पूरे समाज होलिस्टिक समाज की डेवलपमेंट की बात की जाए
और सर उसमें जो हमारे पे गैप है या फिर महिलाओं पे जो कम खर्चा होता है उसको न लेके सर इक्वली उसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए। ब्लू चिप कंपनीज क्या होती है? ब्लू चिप कंपनीज और सर ब्लू चिप कंपनीज का एक सर सेमीकंडक्टर जो चिप्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो ब्लू चिप कंपनीज होते हैं। और सर शेयर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बताइए ब्लू चिप कंपनीज। सर शेयर मार्केट के नहीं पता मुझे। सेबी के बारे में कुछ बताइए। सर सेबी एक एक्सचेंज जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था 1988 में, बट 1990 में इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था एक्ट के माध्यम से। अभी से जितने भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होते हैं सबको उसे कंट्रोल करने का तो सेबी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सर। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो सर एक्ट बना के इसको दर्जा दिया गया था तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, कंक्लूड करते हैं